हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। मैं हूं आप सभी का दोस्त होस्ट मित्र सिमरजीत सिंह। चलिए भाई, आज सुनते हैं एक और मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बड़े घर की बेटी, जिसका संक्षिप्त परिचय अगर मैं दूं तो वो कहानी कुछ इस तरीके से है कि इस पूरी कहानी की मुख्य किरदार आनंदी एक बड़े घर की बेटी हैं। उनका विवाह जहां हुआ वहां शायद मायके जैसी व्यवस्था नहीं है, बावजूद इसके वो अपने आप को उस घर के हिसाब से ढाल लेती हैं और बिना किसी शिकायत के कार्य कर रही होती हैं। किंतु एक दिन ऐसा कुछ होता है जिसे वो सहन नहीं कर पाती। तो आइए आज जानते हैं कि उस दिन क्या होता है, किस तरीके से घटनाक्रम होता है। तो इस सब के लिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बड़े घर की बेटी। तो चलिए करते हैं शुरू। और इससे पहले मैं कहानी शुरू करूं, आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई मैंने बहुत समय से ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित बहुत सारी कहानियाँ आपके लिए डाली हैं। तो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बैनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पिता में किसी समय बड़े धन्य धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ हुआ करते थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पिंजर के सिवा और कुछ शेष न था। पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी लिए उसके सर पर सवार ही रहता था। बैनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था। उन्होंने बहुत परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर थे। छोटे लड़के लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन के सजीले जवान थे। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंसों का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पी जाते थे। श्रीकंठ सिंह की दशा इसके बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया। अब इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन और बना दिया। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे में प्राय खरल की कर्णप्रिय ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी पढ़ा लिखी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं भी किसी न किसी पात्र का पाठ लेते ही थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने में जो अरुचि होती, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थीं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझ बैठी थीं। स्वयं उनकी पत्नी का ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका यह विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ अगर निर्वहन ना हो सके, तो आए दिन के कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि खिचड़ी अपनी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थीं। उनके पिता एक छोटी सी रियासत के तालुकदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, भैरी, शिकरे, झाड़फानूसी, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रसिद्ध तालुकदार के भोग्य पदार्थ हैं, वो सभी के सभी वहां विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से एक भी लड़का ना था। देखिए भाई, ये उस समय की बात है जब लड़कियों को बोझ समझा जाता था। तो भाई देखिए, प्लीज़ मैं कहानी के बारे में आपको बता दूं कि ऐसा ना तो मेरा ना कहानीकार का ऐसा कोई उद्देश्य है कि भाई किसी को भी डेरोगेटरी टर्म के अंदर रखा जाए। तो प्लीज़ कहानी को कहानी की तरह ही समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 7 लड़कियां हुई और देव योग से सबकी सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपए का कर्जा सर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उन्हें बहुत प्यार करते थे और सुंदर संतान को कदाचित उनके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ये आप अपने घर में भी देखते होंगे, मैं अपने घर में भी देखता हूं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहां करें।
ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यह स्वीकार था कि उसे अपने भाग्य को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह की शादी आनंदी के साथ हो गई। आनंदी अपने नए घर में आई। यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उन्हें बचपन से आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र की भी ना थी। हाथी घोड़े तो कहने ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बैली तक ना थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी पर बाग कहाँ। हाथी घोड़े, मकान में खिड़कियां तक ना थी, न जमीन पर फर्श, न दीवारों पर तस्वीरें। यह एक सीधा सादा देहाती गृहस्थी का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में इसे अपनी नई अवस्था के अनुकूल बना लिया और उसके अनुकूल स्वयं को ढाल भी लिया। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया ले लाए और भावज यानी कि भाभी से बोले, भाभी जल्दी से इन्हें पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उनकी राह देख रही थीं। अब वे नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उन्होंने सारा का सारा घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, भाभी दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा कि घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया है, इतनी जल्दी कैसे उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा भैया, वे सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह शुदा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तुनक जाता है। देखिए, ये सभी के साथ होगा। आपने देखा होगा कि जब आपको भूख लगती है तब शायद आपको गुस्सा भी अधिक आता है। कुछ यही यहां देखने को मिल रहा था। लाल बिहारी को भावज यानी भाभी की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तुनक कर बोले, मैके में तो चाहे घी की नदियां बहती हों। स्त्री गालियां सह सकती है और मार भी सह सकती है, पर मैके यानी मायके की निंदा नहीं सह सकती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, यहां इतनी घी तो कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, अगर वो होते तो तुम्हें इस बात का मजा चखाते। अब अनपढ़ उजड्ड से रहा ना गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी, यानी कि लाल बिहारी की वाइफ। जब जी चाहता उन पर हाथ साफ कर लिया करता। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसका गुमान पर भूली हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी देखूंगा। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोका। सर बच गया पर उंगलियों में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान मर्यादा पति तक है। उन्हें अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटित हुई। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उन्हीं की बाट जोती रही। अंत में शनिवार को नियमानुकूल संध्या समय घर आई और बाहर बैठकर इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार, कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप रात्रि 10 बजे तक चला। गांव के सज्जन पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता कि खाने पीने की सुध ना रहती और इवन श्रीखंड को पीछा छोड़ाना मुश्किल हो जाता। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े ही कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा, मुंह संभाल कर बातचीत करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बैनी माधव सिंह ने बेटी की ओर साक्षी दी, हाँ बहू बेटियों का स्वभाव है कि मर्दों के मुंह न लगा करें। लाल बिहारी बोले, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी नहीं हैं। श्रीखंड ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई है, बताओ तो सही। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं आप उलझ पड़ी। मैके में सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीखंड खा पी कर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीखंड बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियां पल पड़ गईं। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं और मुंह झुलसा दूं। श्रीखंड बोले, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात क्या है, बताओ तो सही। आनंदी बोली, क्या कहूं, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसकी चपरासगिरी करने का भी सऊर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारे और यों अकड़े। श्रीखंड बोले, सब साफ साफ बताओ, हुआ क्या, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। आनंदी बताया,
परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं। बस इसी पे मेरे मायके को भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि इतना घी तो कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मेरे ऊपर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोक लूं तो सर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहां तक हो गया इस छोकरे का ये साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि में तेल का काम करते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल में अपने पिता के पास जाकर बोले, दादा प्रणाम, अब इस घर में मेरा निर्वाहन ना होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कहा, और ना जाने श्रीकंठ ने कितनी बार ही अपने मित्रों को इस तरीके से आड़े हाथों लिया, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं ही अपने मुख से ये बातें कहनी पड़ रही थी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों। श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर नहीं रहता। यहां मेरे पीछे मेरी स्त्री को खड़ा हो और जूतों की बौछार हो, कोई कड़ी बात तक चिंता नहीं। कोई एक दो कह ले यह तक मैं सह सकता हूं, किंतु कदाचित नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं दम न मारूं। बैनी माधव सिंह को जवाब दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। आज उनके तेवर देखकर बूढ़े ठाकुर अवाक रह गए। केवल इतना ही बोले, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। देखिए भाई, फिर मैं बात दोहराऊंगा, प्लीज़ इसको डेरोगेटरी टर्म में मत लीजिएगा। पुराने जमाने की कहानी है, कहानी को कहानी की तरह सुनिएगा। आगे सुनते हैं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूं, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूं। आप स्वयं जानते हैं मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभले हैं, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में मैं उत्तरदायी हूं, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार हो, यह मुझे असहनीय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यह कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को इस वक्त कुछ दंड नहीं दे रहा हूं। अब बैनी माधव सिंह भी गरमाए। ऐसी बात और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो तो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ बीच में ही टोकते हुए बोले, लाल बिहारी को मैं भाई नहीं समझता। बैनी माधव सिंह स्त्री के पीछे श्रीकंठ जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित कार्य किया है। इसी बीच गांव के कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। देखिए, ये आज भी है। आज भी जब आप देखते हो तो आपने देखा होगा कि पड़ोसियों को जब आपके लाइफ में कोई समस्या होती है तो बड़े एक आनंद की प्राप्ति होती है। तो कुछ पहले भी ऐसा ही था। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगीं। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे कि श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी है, इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बैनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। ये उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बैनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रही झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को समझ ना सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़े रहने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ना आई। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में ना रह सकूंगा। बैनी माधव सिंह बोले, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। ना समझ लड़का है, उससे जो भूल हुई बड़े हो क्षमा कर दो। श्रीकंठ उसकी इस दुष्टता में कदापि नहीं सह सकता। अब या तो घर में वो रहेगा पिताजी, या मैं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार स्वयं संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उसे कहिए कि वो कहीं और चला जाए। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा भाई की सारी बातें सुन रहा था।
वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना ही मान न करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी घुड़का तक ना था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लेकर आते। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़ यानी कि दुगने जवान को नाग पंचमी के दिन जंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही उसे गले लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से ऐसी हृदय विदारक बातें सुनकर लाल बिहारी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे आऊँगा, उनसे कैसे बोलूँगा, आंखें कैसे मिलाऊँगा। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसे अपनी निर्दयता की मूर्ति बने हुए देखा तो वह मूर्ख था, किंतु उसके मन में भैया के प्रति इतना तो था कि अब भैया अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2 बात कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे मार देते तो उसे इतना कदाचित दुख ना होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा ना गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पहुंची जिसमें कोई यह ना समझे कि वह रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया निश्चय किया है कि अब मेरे साथ घर नहीं रहेंगे। अब वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूं। उन्हें अपना फिर कभी मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करना। कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस तरह लाल बिहारी सर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ भी आंखें लाल किए बाहर से अंदर आ रहे थे। भाई को खड़ा देखा, घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से दयावती थी। उसे इस बात का तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी अधिक बढ़ जाएगी। वे मन ही मन पति पर झुंझला रही थी कि वे इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भी भय था कि कहीं मुझे इलाहाबाद चलने को ना कह दें तो मैं क्या करूंगी। इसी बीच जब उन्होंने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े कहते हुए सुना कि अब मैं जाता हूं, मुझसे जो अपराध हुआ क्षमा करना, तो उनका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। मन का मैल धोने के लिए नीर जल से उपयुक्त और कोई वस्तु ना थी। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लल्ला बाहर खड़े हैं, रो रहे हैं। श्रीकंठ बोले, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने ये झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो रही है, ऐसा ना हो कि कहीं चल दें। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वे मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह ना दिखाऊंगा। श्रीकंठ इतना कहकर लौट पड़े और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़े। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उनका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने गुस्से में और क्षोभ में आंखों में आंसू भरकर बोला, भाभी मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, भाभी जहां कोई मेरा मुंह ना देख सके। आनंदी, भैया मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी पुनः बोले, मैं तुम लोगों के साथ रहने के योग्य नहीं हूं। आनंदी बोली, तो मैं मेरी सौगंध अगर एक पग भी आगे बढ़ाया। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक इस घर में कदापि ना रहूंगा। आनंदी बोली, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कह सकती हूं कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का भी हृदय पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। आपके सिवा आप चाहे जो दंड दें चलेगा, किंतु मैं उस सब को सहज कर सकता हूं, किंतु आपकी ये कटु वचन मैं सह ना पाऊंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्ला इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो ऐसा अवसर फिर कभी ना आवेगा। बैनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो उठे। बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ा हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृतांत सुना, उसी ने इन शब्दों से आनंदी की उदारता को सराहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो बताइएगा, ये थी पूरी कहानी बड़े घर की बेटी। आपको कैसी लगी? आपको क्या, आपका इस पे कमेंट है, आपका क्या रिएक्शन है? प्लीज़ कमेंट करिएगा और भी अपना जो भी रिएक्शन है वो अवश्य दीजिएगा। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।